नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण का भाग 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रमुख पुनर्जागरण के जो समाज चलाए गए थे उनको तथा आंदोलनों को देखेंगे। किसके द्वारा कौन कौन से आंदोलन तथा समाज बनाए गए, जैसे वेद समाज, प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट आंदोलन चलाती हैं। इस तरीके से इन सभी आंदोलनों को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखेंगे परमहंस सभा को। परमहंस सभा की स्थापना सन 1849 में बंबई में दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और बाल शास्त्री जावेकर ने की थी। यह दादोबा पांडुरंग है। परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। इसका मानव धर्म सभा से गहरा संबंध था। पहले मानव धर्म सभा का गठन होता है, वही आगे चल के परमहंस सभा बन जाती है, जिसकी स्थापना सन 1844 में सूरत में होती है। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व संभाला। दादोबा पांडुरंग ने 1843 में धर्म विवेचन नामक एक पुस्तक अपने सिद्धांतों को दिया था। परमहंस मंडली की शाखा पूना, अहमदनगर और रत्नागिरी जैसे स्थानों पर खुली गई थी। यह महाराष्ट्र का पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था। संगठन ने जाति व्यवस्था का खंडन किया और अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन किया। अभिव्यक्ति की आजादी जो आज समय में भारतीय संविधान में उपलब्ध है। इसकी बैठकों में सदस्य निचली जाति के लोगों द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते थे। इन संगठन में महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की थी। सन 1860 में इसके अस्तित्व को रहस्योद्घाटन के कारण इसका शीघ्र पतन हो जाता है। इसके पीछे भी कारण था। सन 1867 में केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के प्रभाव से परमहंस सभा का पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में हो जाता है। जो परमहंस सभा है उसके ज्यादातर लोग प्रार्थना समाज के रूप में चले जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को मुंबई में की थी। इसका मकसद था प्रार्थना और भक्ति के जरिए सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। प्रार्थना समाज के शुरुआती लक्ष्यों में धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करना भी शामिल था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर काम किया था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई। प्रार्थना समाज ने सुबोध नामक पत्रिका का मुख्य पत्र का प्रकाशन किया। जो सुबोध पत्रिका थी वो प्रार्थना समाज के द्वारा निकाली गई थी। प्रार्थना समाज ने पणरपुर और विलेपार्ले में बालक श्रम, राम मोहन हायर स्कूल और प्रार्थना समाज हाई स्कूल और सर चंदावरकर मराठी शाला जैसे कई शैक्षणिक संस्थाएं खोली थी। सन 1870 में आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे ने इसमें प्रवेश लेकर इसे नई दिशा प्रदान करते हैं। दी डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक की संस्था जो अछूतोद्धार के लिए प्रसिद्ध थी। प्रार्थना समाज के एक कार्यकर्ता विट्ठल राम जी शिंदे द्वारा इसे स्थापित हुई। सन 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित पहला रात्रि विद्यालय जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा था। ये प्रार्थना समाज के कार्य थे। चलिए प्रार्थना समाज के बारे में और देखते हैं। सन 1917 में प्रार्थना समाज में राम मोहन अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की। अब इसके संरक्षण में 10 से अधिक विद्यालय बंबई और उसके आसपास चल रहे थे। प्रार्थना समाज के संरक्षण में 2 बालकाश्रम भी चलते थे। एक विलेपार्ले बंबई में डीएन सिरूर होम और दूसरा सतारा जिले में बाई नामक स्थान पे। ये 2 चल रहे थे बालकाश्रम। ये महादेव गोविंद रनाडे हैं जो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। चलिए अब देखते हैं वेद समाज को। इसकी स्थापना सन 1864 में मद्रास चेन्नई में होती है। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित में आकर इसकी स्थापना होती है। जब हम पढ़ रहे थे केशव चंद्र सेन के बारे में तो हमने देखा था प्रार्थना समाज, वेद समाज, इस प्रकार के समाजों का गठन होता है उनकी यात्राओं के दौरान। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने की थी।
सन 1871 में श्री धल्लू नायडू ने बेस समाज का नाम बदलकर दक्षिण भारत ब्रह्म समाज कर दिया था। उन्होंने ब्रह्मो धर्म की किताबों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद कराया। 1874 में एक दुर्घटना में श्री धल्लू नायडू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद संगठन में कई मतभेद पैदा हो गए। मद्रास में बेस समाज की स्थापना के बाद ब्रह्म समाज का प्रभाव बंगाल से आगे बढ़कर भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गया था। इसका जो उद्देश्य था, जातिगत भेदभाव को खत्म करना भी एक था, जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। लगभग वही सारे समाज के उद्देश्य इसके भी थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधवा और महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था बेस समाज का। सामाजिक और धार्मिक सुधार में योगदान देना, ये भी बेस समाज का उद्देश्य था। चलिए अब देखता है अगला समाज, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में इसकी शुरुआत की थी। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। ये माली परिवार से संबंधित थे। उनकी शिक्षा एक ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई थी। अब आप एक चीज इस धार्मिक सुधार आंदोलन में एक दिमाग में अपने डाल लीजिए, जितने भी ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं वो अंग्रेजों की वकालत ही करेंगे आगे चलकर भी। इसने समाज में वेदों को पवित्र मानने से इनकार कर दिया था। इसने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। इसने चतुर्वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की भी निंदा की थी। इसने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को शैक्षिक और धार्मिक नेताओं के रूप में खारिज कर दिया था। इस समाज का मुख्य पत्र दीनबंधु था। पुस्तक गुलामगिरी, सोतकाचार, आसुदा, तृतीय धर्मरत्न और शिवाजी की जीवनी, ये पुस्तकें थी इससे संबंधित। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई समाज की महिला वर्ग की प्रमुख थी। 1930 के दशक के दौरान समाज भंग हो गया, क्योंकि भारतीय नेता जो थे इस समाज के वो चले जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इस प्रकार से ये सत्यशोधक समाज था। ये ज्योतिबा राव फुले, सन 1827 में इनका जन्म होता है। 1840 में सावित्रीबाई से शादी होती है। 1852 में दलित बच्चों के लिए 3 स्कूलों की स्थापना करते हैं। सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है, जिसे हमने बताया था महाराष्ट्र पुणे में। उसके बाद 73 से 86 के बीच पुणे नगर निगम में कमिश्नर रहे। उसके बाद 1888 में मुंबई में महात्मा गांधी की उपाधि मिलती है, महात्मा की इन्हें उपाधि मिलती है, माफ कीजिएगा। सन 1890 में ज्योतिबा राव मर जाते हैं। ये जो यहाँ पे कमिश्नर पद पे रहते हैं ये काफी समय तक, इसी से इनके अंदर अंग्रेजी प्रभाव भी बहुत ज्यादा आ जाता है, जिस प्रकार अंग्रेजों की नीतियां थी। चलिए बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों के लिए शिक्षित करना था। नतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल चंद्र देवधर, NN जोशी और हृदयनाथ कुजरू, ये इन लोगों का विवादित है। ये 3 लोगों का, हृदयनाथ कुजरू, श्रीराम वाजपेयी और अनंत पटवर्धन, ये शामिल कुछ समय के लिए शायद हुए थे। इनका कुछ वैचारिक मतलब कुछ विचार स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये कुछ समय के लिए शायद इसमें आए थे। इनसे विचारों से प्रभावित होकर फिर इन्होंने अलग अलग अपने समाज संगठन बनाए थे। उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने के लिए वचन लेते थे। सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपया प्रतिमाह देती थी। 1915 में गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री 1869 से 1846 इसके अध्यक्ष बनते हैं। जब गोखले मर जाते हैं जिस समय 1915 में, उसी वर्ष शायद महात्मा गांधी भी भारत आते हैं। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे जब उदारवादी चरण पढ़ रहे होंगे। संगठन का मुख्यालय पुणे में है। शाखाएं चेन्नई, मद्रास, मुंबई, बॉम्बे में, इलाहाबाद, नागपुर तथा अन्य स्थानों में खोली गई थी। समय के साथ सदस्यों की संख्या कम हो गई। समाज सेवा के आदर्शों के प्रदर्शन में यह सोसाइटी प्रभावशाली रहा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले धार्मिक आंदोलन समाज। अगला है रहनुमाए मज्ज दायसन सभा। इसे रहनुमाई मज्ज दायसन सभा भी कहते हैं। सभा, ये जो सभा है पारसियों के बीच धार्मिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था।
एक यह आंदोलन था। इसकी स्थापना नौरोजी खुर्दान जी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली के द्वारा सन 1851 ईस्वी में बंबई में की जाती है। इसने रक्त गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। जो ये सभा थी, इसके संस्थापक नौरोजी खुर्दोनजी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और एसएस बंगाली थे। पारसियों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और पारसियों को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। पारसियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए बुलाई गई थी। रहनुमाई मध्य दायसन सभा 1851। धर्म के क्षेत्र में फैली रूढ़ियों के खिलाफ प्रचार करना, पारसी सामाजिक रीति रिवाजों को आधुनिक बनाने की कोशिश। इसका पहला सम्मेलन साल 1890 में आयोजित किया जाता है। कांग्रेस के गठन के बाद में, जब दादा भाई नौरोजी उसके कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बन चुके होते हैं, उसके बाद में इसका पहला सम्मेलन होता है। अब इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को होता है। 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य एमपी भी रहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं दादा भाई नौरोजी। पुणे के एलिफेंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां ये मेधावी छात्र थे दादा भाई नौरोजी। उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ कर आगे चलकर वही गणित के प्रोफेसर हुए। यह प्रोफेसर पद पाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को होप ऑफ इंडिया तथा भारत का वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की प्रतिष्ठा के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया इन्होंने। इसकी 2 शाखाएं थी, एक मराठी ज्ञान प्रसारण मंडली और दूसरी गुजराती ज्ञान प्रसारण मंडली। रहनुमाई की संस्थापना इन्होंने की थी। अभी पीछे देखा था रहनुमाई मस्जिदान, उसकी ये संस्थापना करते हैं। सन 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। क्या निकाली थी? भारतीय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने उन्होंने वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक निबंध 27 जुलाई 1870 को पढ़ा था अंग्रेजों के सामने। नौरोजी ने भारत की गरीबी का मुख्य कारण यहां से धन निकासी को माना था। अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पहली बार धन निकासी के सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए देखते हैं। कैमास बंधु, जो कैमास बंधु बहुत अमीर थे उस समय के, कैमास बंधु ने दादा भाई को अपने व्यापार में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि गणित के प्रोफेसर थे, प्रतिभा आय निकाली थी तो काफी होशियार थे। दादा भाई लंदन और लिवरपूल में उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ब्रिटेन में WC बनर्जी के सहयोग से भारतीयों एवं अंग्रेजों को नजदीक लाने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन करते हैं। वहीं इंग्लैंड या ब्रिटेन में दादा भाई ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो वर्ष 1901 में प्रकाशित होती है। अब अगला देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। यह थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, यह गूढ़ धार्मिक आंदोलन है, जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। याद रखिएगा, यह संगठन भारत में नहीं होता है। यह संगठन की स्थापना विदेश में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में होती है। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावस्की, ये रूसी महिला है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये खड़ी है, ये बीच में ये रूसी महिला है ब्लावस्की। दूसरे हैं कर्नल हेनरी स्टील अलकाट, ये अमेरिकी पुरुष है, ये आप देख सकते हैं, ये बैठे हैं, ये कर्नल हेनरी हैं। इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। सन 1879 में ये दोनों भारत आए। उद्देश्य इनका क्या था? सभी धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन करना, सभी धर्मों में क्या क्या ज्ञान है उसको अध्ययन करना, क्योंकि भारत से अच्छी कोई पृष्ठभूमि इसके लिए हो नहीं सकती थी, जहां सभी धर्म के लोग मिल जाया करते थे तथा विद्वान भी। इसलिए भारत में इन्होंने आने का निश्चय किया है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों का जो गठजोड़ है वो मिलेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है।
थियोसॉफिकल ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू भाषा में धर्म में ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म में नॉस्टिज्म तथा इस्लाम में इसे सूफिज्म के जो समझ है उसके माना जाता है। इसका अर्थ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मकसद सभी धर्मों का अध्ययन करना और सत्य की खोज करना कि सभी धर्मों में क्या उपदेश दिया गया है ईश्वर की तरफ से और क्या जनता के लिए, जो आम जनता आम जनमानस है उसके लिए क्या बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य है, सत्य से श्रेष्ठ कर कोई धर्म नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी मानती है सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि सत्य से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। सत्य केवल किसी की मृत्यु को बचाने के लिए केवल असत्य बोला जा सकता है, वरना हर समय व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। यही थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसका भी मानना था कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू आध्यात्मिक सिद्धांतों की मान्यता स्थापित की, जिसे हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित था, पहले हमने बताया। प्राचीन धर्मों के पुनरुद्धार, वकालत और सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणा को बढ़ाया, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। सन 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया जाता है। अब पहले लोग आते हैं न्यूयॉर्क से, फिर न्यूयॉर्क से इसका कार्यालय भी मुंबई में स्थापित हो जाता है। थियोसॉफिकल का मुख्यालय 1822 में अडयार मद्रास में स्थानांतरित किया जाता है। आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट सन 1893 में भारत आकर इस संस्था से जुड़ जाती हैं। इन्हें जो एनी बेसेंट है यही इसे बहुत तेजी में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाती हैं। अलकाट की मृत्यु के बाद इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं। जो अलकाट थे संस्थापक, हमने देखा था अमेरिकी व्यक्ति, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो एनी बेसेंट है उसकी प्रमुख बन जाती हैं। सन 1895 में अंतर्राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी लाया गया। श्री मूलजी थेरकर से इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। एनी बेसेंट ने भारत में नवयुवकों की शिक्षा के लिए काम किया था। एनी बेसेंट ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति और भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग की थी। एनी बेसेंट द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था, ये याद रखिएगा। इसके लिए बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। जो एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके द्वारा ही बनारस में सबसे पहले हिंदू कॉलेज खोला गया था। बाद में मदन मोहन मालवीय उसे विश्वविद्यालय की मान्यता देते हैं। आगे चलकर सन 1920 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप विकसित हुआ, मतलब उसी को पहले स्कूल खुलता है, उसके बाद में उसे हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाता है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इनकी पत्रिका कौन सी थी? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।